क्या आपने कभी रात को चुपचाप छत को देखते हुए ये सोचा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ये बेचैनी क्यों है? अच्छी सैलरी है, घर है, परिवार है, दोस्त हैं, और फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन रहता है। एक ऐसी बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती और दिन में भी साया बनकर चलती रहती है। आप किसी को समझाना भी चाहते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, और सामने वाला कहता है, इसे क्या तकलीफ है, इसके पास तो सब कुछ है। यही सबसे गहरा दर्द है ना, वो दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता। आज की इस अंधाधुंध भागती दुनिया में हम सक्सेस के पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला कब हम खुद से बिछड़ गए। प्रमोशंस पाते रहे, टारगेट्स पूरे करते रहे, लाइक्स और कमेंट्स बटोरते रहे, और इस सब के बीच हमारी अपनी आत्मा कहीं पीछे छूट गई। हम इतने व्यस्त हो गए जिंदगी दिखाने में कि असल में जीना ही भूल गए। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसी कौम है जो सदियों से इस राज को जानती है। जापान, एक ऐसा देश जहां भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, इतिहास के सबसे भयानक हादसे हुए हैं, फिर भी वहां के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती है, एक ठहराव, एक सुकून, जो हमें बड़ा हैरान करता है। ये कोई मैजिक नहीं, कोई दवाई नहीं, ये है उनका नजरिया, जीने का एक तरीका जिसे उन्होंने अपनी रगों में उतार लिया है, और जिसे वो कहते हैं कुकोरो। कुकोरो यानी वो जगह जहां आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों एक साथ रहते हैं। वो जगह जो सच में आप हैं, ना आपकी जॉब टाइटल, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। आज हम बात कर रहे हैं बेथ कैम्पटन की किताब कुकोरो, जापानीज विजडम फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दर्पण है जो आपको वो दिखाता है जो आपने देखना बंद कर दिया था। ये एक नक्शा है उन अनछुए रास्तों का जो सीधे आपके दिल के उस कोने में जाते हैं जहां असली सुकून छिपा है। क्योंकि सच बात यह है, वो ठहराव, वो खुशी, वो सुकून जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से आपके अंदर ही था, बस रास्ता भटक गया था। तो चलिए आज उस रास्ते को फिर से ढूंढते हैं। आज अपने कुकोरो से मिलते हैं। अध्याय 1, कुकोरो को समझना, हृदय, मन और आत्मा का संगम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही करते हुए भी अंदर कहीं कुछ अधूरा लगता है? बेथ कैम्पटन इस पहले अध्याय में हमें एक ऐसे जापानी शब्द से मिलवाती हैं जो शायद इसी अधूरेपन का जवाब है, कुकोरो। डिक्शनरी में इसका अर्थ मिलेगा दिल या दिमाग, लेकिन असल में ये इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपकी वो भीतरी आवाज है जो तब सुनाई देती है जब सारा शोर थम जाता है। ये वो जगह है जहां आपकी भावनाएं, आपकी बुद्धि और आपकी रूह एक साथ आकर गले मिलती है। आज की भागदौड़ में हम एक मशीन की तरह बन गए हैं। सुबह उठते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं। इस बीच अपनी बाहरी दुनिया सजाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी भीतरी दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। लेखिका बड़े प्यार से समझाती हैं, जब हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं तो लॉजिक और नफे नुकसान में उलझ जाते हैं। जब सिर्फ दिल की सुनते हैं तो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन कुकोरो इन दोनों का एक खूबसूरत संतुलन है। ये बताता है कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है। जापानी परंपरा में माना जाता है कि कुकोरो हमारे अस्तित्व का असली केंद्र है। बेथ कैम्पटन हमें आमंत्रित करती हैं, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से जुड़िए। आत्मखोज की यात्रा कहीं बाहर जाने से नहीं, अपने अंदर झांकने से शुरू होती है। ये अध्याय पूरी किताब की एक मजबूत नींव है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, हम एक ऐसी ऊर्जा हैं जिसका केंद्र बेहद पवित्र और शांत है। अध्याय 2, खालीपन का असली जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत इतना मधुर क्यों लगता है? सिर्फ सुंदर सुरों की वजह से नहीं, बल्कि उन सुरों के बीच के छोटे छोटे मौन की वजह से। अगर वो खामोशी ना हो तो संगीत महज एक शोर बनकर रह जाएगा। जापानी संस्कृति में इसी ठहराव या विराम को मां कहा जाता है। आज हम इतने पागल हो गए हैं कि खाली बैठना गुनाह जैसा लगता है। लेकिन बेथ कैम्पटन याद दिलाती हैं कि ये खालीपन कोई बर्बादी नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह है जहां हमारी आत्मा खुलकर सांस लेती है। सोचिए, अगर एक कमरा सामान से ठसाठस भरा हो तो क्या आप वहां चैन से बैठ पाएंगे?
कमरे की असली खूबसूरती उस खाली जगह में है जहां आप चल फिर सकते हैं, सुकून महसूस कर सकते हैं। हमारी जिंदगी भी उसी कमरे जैसी है। जब हम अपने दिन में थोड़ा सा मां शामिल करते हैं तो विचारों को ठहरने का मौका मिलता है। सुबह की चाय बिना फोन देखे पीना, खिड़की से बाहर बादलों को निहारना या बस एक गहरी सांस लेना। जब हम रुकते हैं तभी हम देख पाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं और हम कितने खुश हैं। अध्याय 3, वाबी साबी, अपनी कमियों से प्यार करना सीखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। चेहरा बेदाग, करियर शानदार, घर शीशे जैसा चमकता हुआ। लेकिन क्या सच में कुछ भी हमेशा परफेक्ट रह सकता है? यहीं जन्म होता है जापान के सबसे खूबसूरत दर्शन का, वाबी साबी का। ये हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती उन चीजों में होती है जो थोड़ी पुरानी हैं, थोड़ी टूटी हुई हैं, जो वक्त के साथ बदल रही हैं। ये हमें परफेक्शनिज्म की उस थका देने वाली दौड़ से आजादी दिलाता है। इसे समझने का सबसे प्यारा तरीका है किनजुगी की कला। जापान में जब मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय सोने की परत से जोड़ा जाता है। वो बर्तन जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि अब उसकी दरारें उसकी ताकत और इतिहास की गवाह हैं। हमारे घाव, हमारी असफलताएं, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव भी ठीक वैसे ही हैं। वो हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें एक अनोखी कहानी देते हैं। बेथ केम्पटन कहती हैं, जब आप अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपना लेते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। अध्याय 4, इकिगाई, वो वजह जो आपकी सुबह को रोशन कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह इतनी एनर्जी और मुस्कान के साथ कैसे उठ जाते हैं? बेथ केम्पटन इस अध्याय में हमें उसी जादुई चाबी से मिलवाती हैं जिसे जापानी लोग इकिगाई कहते हैं। सरल शब्दों में, इकिगाई आपके जीने की वजह है, वो खास मकसद जो आपके जीवन में रंग भरता है। अक्सर हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी सफलता या महान पद हासिल करना है, लेकिन लेखिका एक बेहद खूबसूरत सच बताती हैं। इकिगाई कोई पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य नहीं, ये तो उन छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। इकिगाई को समझने के लिए बेथ हमें 4 रास्तों के मिलन बिंदु पर ले जाती हैं। वो काम जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, वो हुनर जिसमें आप माहिर हो, वो जरूरत जो इस दुनिया को हो, और वो काम जिससे आपकी आजीविका चले। जहां ये चारों मिलते हैं वहीं आपका इकिगाई मुस्कुरा रहा होता है। जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद भी हो और दुनिया के काम भी आए, तो काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अध्याय 5, मोनो नो अवारे, उस पल की खूबसूरती जो ठहरती नहीं। कल्पना कीजिए आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं और चारों तरफ चेरी ब्लॉसम के फूल खिले हैं। उनकी सुंदरता देखकर मन भर आता है, लेकिन साथ ही एक हल्का सा दर्द भी, क्योंकि आप जानते हैं अगले कुछ दिनों में ये पंखुड़ियां जमीन पर बिखर जाएंगी। इसी एहसास को जापानी संस्कृति में मोनो नो अवारे कहते हैं। बेथ केम्पटन समझाती हैं कि ये कोई दुख भरी बात नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सच है। जब हम किसी चीज के खत्म होने की संभावना को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उस चीज की असली कद्र करना सीखते हैं। अगर फूल कभी ना मुरझाएं तो शायद हम उन्हें इतनी गहराई से निहारते भी नहीं। जब हम जान लेते हैं कि आज का ये पल दोबारा नहीं लौटेगा, तो हम अपने रिश्तों को ज्यादा वक्त देने लगते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे गले लगाना ही वर्तमान में जीने की असली कला है। अध्याय 6, शोकुनिन, काम में अपनी आत्मा ढाल देना। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपना काम इतनी तन्मयता से करता है कि उसे आसपास की खबर ही नहीं रहती? जापान में ऐसे लोगों को शोकुनिन कहा जाता है। लेकिन शोकुनिन का मतलब सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर नहीं, ये एक ऐसी भावना है जहां इंसान अपने काम को भगवान की इबादत समझने लगता है। एक शोकुनिन कभी काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानता, उसकी कला ही उसकी पहचान है। चाहे वो एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो या दुनिया का सबसे बेहतरीन सुशी शेफ, वो हर काम में अपनी पूरी आत्मा डाल देता है। बेथ हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे ऑफिस की कोई रिपोर्ट लिखनी हो या घर पर खाना बनाना, इसी भावना को लाएं।
जब आप किसी काम को पूरे होश और प्यार से करते हैं तो वो काम बोझ नहीं रहता, एक साधना बन जाता है। अध्याय 7, इचिगो इचिए, ये पल फिर कभी नहीं आएगा। जरा सोचिए, आप किसी पुराने दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं। वही पुरानी जगह, वही पसंदीदा चाय, वही जानी पहचानी बातें। पहली नज़र में लगता है इसमें नया क्या है, लेकिन जापानी दर्शन इचिगो इचिए हमें एक बहुत गहरी और खूबसूरत बात सिखाता है। इसका सीधा मतलब है एक समय, एक मुलाकात। ये याद दिलाता है कि भले ही आप उसी दोस्त से कल फिर मिले, लेकिन जो पल आप अभी जी रहे हैं वो ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। बेथ कैम्पटन हमें जापान की पारंपरिक चाय सेरेमनी की सैर पर ले जाती हैं। वहां चाय पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, एक साधना है। हर घूंट को पूरी जागरूकता के साथ पिया जाता है। लेकिन आज हम इस जादू को खोते जा रहे हैं। हम किसी खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के बजाय उसे फोन के कैमरे से देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेखिका प्यार से समझाती हैं, जब हम किसी पल को कैद करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उस पल को जीना भूल जाते हैं। इचिगो इचिए हमें सिखाता है, जब अपने बच्चे से बात करें तो उसे सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। जब जीवन साथी के साथ बैठें तो फोन को दूर रखकर उनकी आंखों के भावों को समझें। जीवन कोई रिहर्सल नहीं, ये एक लाइव परफॉर्मेंस है। अध्याय 8, कांक्षा, जब दिल धन्यवाद से भर जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी को दिल से शुक्रिया कहते हैं तो अंदर से कितनी शांति मिलती है? जापानी संस्कृति में इसी एहसास को कांक्षा कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक शब्द नहीं, एक गहरी भावना है। बेथ कैम्पटन समझाती हैं, कांक्षा का मतलब है अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के प्रति नतमस्तक होना। जापान में लोग खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर इतादाकी मासु कहते हैं, यानी वो उस भोजन को देने वाले किसान, प्रकृति और पकाने वाले के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट कर रहे होते हैं। अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में उन अनमोल चीज़ों को भूल जाते हैं जो पहले से मौजूद हैं। कांक्षा हमें सिखाता है कि सुबह की पहली चाय, अपनों की मुस्कान या एक ताज़ी हवा का झोंका भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं। जब हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर आता है, मन की सारी व्याकुलता अपने आप शांत होने लगती है। अध्याय 9, शिज़न, यानी प्रकृति के साथ हमारे अटूट रिश्ते की बात करती हैं। जापान में प्रकृति को सिर्फ सजावट की चीज नहीं, आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। वहां शिनरिन योकू जैसी परंपराएं हैं, जहां लोग जंगलों में जाकर पेड़ों के बीच वक्त बिताते हैं ताकि आत्मा और शरीर फिर से ऊर्जा से भर सकें। हम जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही तनाव, उदासी और खालीपन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं, बस घर के पास किसी पार्क में बैठना, एक नन्हे से पौधे को बढ़ते देखना या रात को खुले आसमान के नीचे तारों को निहारना भी काफी है। जब हम नंगे पांव घास पर चलते हैं या बहते पानी की आवाज सुनते हैं, कुदरत चुपके से हमारे जख्मों को भरने लगती है। अध्याय 10, वाह, जीवन में सामंजस्य और शांति का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी क्यों लगती हैं जैसे वहां पहुंचते ही मन का सारा बोझ उतर गया हो? इसका जवाब छिपा है एक जापानी शब्द में, वाह, यानी सामंजस्य। एक ऐसा तालमेल जहां हर चीज अपनी सही जगह पर हो और एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़ी हो। अक्सर हमें लगता है कि शांति का मतलब है चुप रहना या झगड़ों से डरकर पीछे हट जाना, लेकिन वाह कुछ अलग सिखाता है। बेथ कहती हैं, वाह का असली अर्थ है कि जब आप अपनी बात कहें तो साथ ही दूसरों की बात सुनने और समझने के लिए भी अपना मन खुला रखें। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जहां हर कोई सिर्फ अपनी जीत के बारे में नहीं, बल्कि सबके भले के बारे में सोचता है। जब हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखते हैं, रिश्तों की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। जब हम अपने आसपास के माहौल में वाह यानी संतुलन पैदा करते हैं, हमारे भीतर की उथल-पुथल भी शांत होने लगती है। अध्याय 11, काइजन, छोटे कदमों का जादू। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े धमाके या रातों रात होने वाले चमत्कार की जरूरत है। हम नए साल के संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर अगले ही दिन हार मान लेते हैं। बेथ कैम्पटन यहां हमें जापान के एक रहस्य से मिलवाती हैं, काइजन। काइजन का सीधा मतलब है छोटे लेकिन लगातार सुधार। ये सिखाता है कि आपको एक ही दिन में दुनिया नहीं जीतनी, बस कल से आज थोड़ा बेहतर होना है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप पूरी तरह एक नए इंसान बन चुके होंगे।
यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि काइजन और वाबी साबी हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। वाबी साबी हमें अपनी कमियों से प्यार करना सिखाता है और काइजन उन कमियों के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ये छोटे कदमों का दर्शन हमें उस मानसिक बोझ से आज़ाद कर देता है जो अक्सर हमें शुरुआत करने से रोकता है। अध्याय 12 सचेतन जीवन, हर पल में जिंदगी। जैसे जैसे हम किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, बेथ कैम्पटन इन सभी जापानी मोतियों को एक सुंदर माला में पिरो देती हैं। ये अध्याय हमें माइंडफुल लिविंग की कला सिखाता है। हम अक्सर या तो कल की चिंताओं में खोए रहते हैं या बीते हुए कल की यादों में। इस चक्कर में आज का हाथ छोड़ देते हैं। बेथ कहती हैं, जापानी दर्शन का असली सार यही है कि हम जो भी करें पूरे होश और दिल के साथ करें। सुबह की चाय का वो प्याला सिर्फ एक पेय नहीं, खुद से मिलने का एक मौका हो सकता है। घर की सफाई करना बोझ लग सकता है, लेकिन इसे एक ध्यान की तरह करने से मन की गंदगी भी साफ होने लगती है। एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, बस अपने रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सी जागरूकता और मोहब्बत घोलने की जरूरत है। बेथ कैम्पटन की कोकरो अ जापानीज विजडम फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड कई गहरे और परस्पर जुड़े विषयों को एक साथ समेटती है। इस किताब का केंद्रीय विचार है अपने आंतरिक जगत की खोज और उसके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। कोकरो का दर्शन ये है कि हृदय, मन और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं। जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं, तब जीवन में एक प्राकृतिक प्रवाह, शांति और आनंद आता है। इचिगो इचिए, मोनोनो अवारा और माँ जैसी अवधारणाएं सभी एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। जिंदगी यहाँ और अभी है, न भूत की यादों में, न भविष्य की चिंताओं में। लेखिका का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो जटिल दार्शनिक विचारों को बेहद सरल, काव्यात्मक और दिल को छूने वाली भाषा में प्रस्तुत करती हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है, सार्थक जीवन के लिए किसी भव्य परिवर्तन की नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि की जरूरत है। दोस्तों, अगर कोकरो अ जापानीज विजडम फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड की ये समरी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक वाइज लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।